सो द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसी थायराइड ग्लैंड का, विच इज हाइपरथायराइडिज्म. ओके, अभी तक हमने थायराइड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिस्कस करी, देन हमने हाइपोथायराइडिज्म डिस्कस किया. हाइपोथायराइडिज्म में हमने हाइपोथायराइडिज्म का कॉम्प्लिकेशन विक एडिमा डिस्कस किया, देन थोड़ा बहुत थायराइडाइटिस भी डिस्कस किया. तो द नेक्स्ट डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज हाइपरथायराइडिज्म. अभी तक फंक्शन डिक्रीज हो रहे थे, फंक्शन बढ़ेंगे. अच्छा, बढ़ेंगे अगर हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो मैं सिंपली भाषा में ये तो कह ही पाऊंगा ना कि T3 एंड द T4 इज इंक्रीजिंग और द राइजिंग. T3 एंड द T4 बढ़ रहा है. अब TSH के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि प्राइमरी है सेकेंडरी है, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह. तो क्या मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं इसको भी बोलूँ कि इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी एक प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा और एक सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होगा. हाँ, अच्छा, सेकेंडरी अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो प्रॉब्लम क्या पिट्यूटरी के ग्लैंड में होगी, और अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है इट मींस प्रॉब्लम क्या जो थायराइड ग्लैंड उसी के अंदर होगी. अच्छा, पिट्यूटरी के अंदर सेकेंडरी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पॉसिबल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है ना कि पॉसिबल प्रॉब्लम कि पिट्यूटरी के अंदर कैंसर हो, और कैंसर होगा तो कैंसर सेल ज़्यादा TSH बनाएगी, और ज़्यादा TSH बनाएगी तो T3 T4 बढ़ेगा. लॉजिक वाली बात है. तो क्या पिट्यूटरी के अंदर कैंसर हो सकता है, और पिट्यूटरी के अंदर होने वाला कैंसर इज नोन एज पिट्यूटरी एडिनोमा. पिट्यूटरी एडिनोमा बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ग्लैंड के अंदर जब भी कैंसर होता है दिस इज एडिनोमास. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज पिट्यूटरी एडिनोमा. क्या ये बात क्लियर है? अरे हाँ ना करो भाई, कुछ यूनिक तो नहीं बोल दिया मैंने. सो द फर्स्ट थिंग इज पिट्यूटरी एडिनोमा. पिट्यूटरी एडिनोमा है, कैंसर है, तो क्या TSH ज़्यादा बनेगा, और TSH ज़्यादा बनेगा तो TSH के ज़्यादा बनने से क्या T3 T4 ज़्यादा बनेगा, और T3 T4 अगर ज़्यादा बनेगा तो क्या कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म है. हाँ श्योर है, तो यही तो हम बोल रहे हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी के अंदर तो एक ही कॉज लिखना है, बस एक ही आज, है ना. उसमें जरूर हमने 3-4 लिख देते, यहाँ पर एक ही कॉज है विच इज पिट्यूटरी एडिनोमा. बात क्लियर है. अब आता है किसके ऊपर, प्राइमरी, बिकॉज प्राइमरी में ढेर सारे कॉज है. ओके, क्या प्राइमरी के अंदर कोई ऑटोइम्यून कॉज भी हो सकता है? हाँ पॉसिबल है. प्राइमरी के अंदर जो प्राइमरी ऑटोइम्यून जो कॉज है. अच्छा बताओ, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जब ऑटोइम्यून कॉज था तो उसे मैंने क्या बोला था, हॉशिमोटो. क्या बोला था, हॉशिमोटो. यहाँ पर अगर ऑटोइम्यून डिजीज हुई, यहाँ पर अगर ऑटोइम्यून कॉज हुआ तो इसमें सबसे पहला क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑटोइम्यून कॉज. और यहाँ पर अगर कोई ऑटोइम्यून कॉज है तो क्या डेफिनेटली एंटीबॉडीज बनेगी, पर एंटीबॉडी तो सर ग्लैंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करने से T3 T4 कम होते हैं. यही बात है ना. नहीं, यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनेगी ना, ये एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी. यहाँ जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या करेगी, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी, और स्टिमुलेट करने पे T3 T4 ज्यादा बनेगी. यहाँ पर थोड़ी चीज अलग होगी, तो उसका पहले नाम देख लें. इस नाम के लिए आप जो यूज करते हैं विच इज ग्रेव्स डिजीज, दैट इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज. ठीक है, दिस इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज. तो एक बात क्लियर है. तो अगर हाइपोथायराइडिज्म में ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हुआ तो हाशिमोटो बोला, और अगर हाइपरथायराइडिज्म अगर हो रहा है किसी ऑटोइम्यून से तो उसे क्या बोला, ग्रेव्स डिजीज. क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया. एंड द ग्रेव्स डिजीज इज द, मैं लिख दूं मोस्ट कॉमन कॉज, तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी ध्यान रखें. ग्रेव्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म. जैसे वहां पर वो मोस्ट कॉमन था, यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन कॉज है. ओके, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, एंटीबॉडी सिंथेसिस होगा, और इन एंटीबॉडी सिंथेसिस की वजह से ये स्टिमुलेट करेगी किसको, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड. और अगर थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हुई तो उससे क्या बढ़ेगा, सोच के बताओ, T3 T4, T3 बढ़ेगा, T4 बढ़ेगा ना भाई, T3 बढ़ेगा, T4 बढ़ेगा. अब TSH के ऊपर बताओ, TSH क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक. सही बात है, लॉजिक बना रही है बात है. T3 T4 तो बढ़ेगा, लेकिन TSH, इसकी वजह से TSH कम होगा. T3 T4 बढ़ने की वजह से TSH कम होगा. यहाँ पर TSH बढ़ गया इसलिए T3 T4 बढ़ा. एरोज का ध्यान रखें. यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर, पिट्यूटरी के अंदर. पिट्यूटरी TSH ज्यादा बना रहा है, TSH ज्यादा बनेगा, T3 T4 ज्यादा बनेगा क्या. यहाँ पर प्रॉब्लम पिट्यूटरी के अंदर, पिट्यूटरी के अंदर नहीं है, यहाँ थायराइड में प्रॉब्लम है. थायराइड में T3 T4 ज्यादा बन रहा है, उससे नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो TSH कम हो जाएगा. तो क्या प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, डेफिनेटली. ग्रेट है, अमेजिंग. ओके, तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज बनती है, एक बार पहले तो मुझे ये पता चले कि एंटीबॉडीज कौन कौन सी. ठीक है, सबसे पहली एंटीबॉडी है इसके अंदर लेड्स. कौन सा एंटीबॉडी, लेड्स, LATS. व्हाट इज लेड्स? लेट्स स्टैंड फॉर लॉन्ग एक्टिंग
थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी। डिफिकल्ट नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग एक्टिंग है, थायराइड को स्टिमुलेट कर रही है, नाम से पता चल रहा है ना, थायराइड स्टिमुलेट कर रही है। स्टिमुलेट कर रही है तो T3T4 बढ़ेगा। वहां पे जो एंटीबॉडी बनी थी वो एंटी टीपीओ बनेगी, तो एंटी टीपीओ में चीजें कम हो रही थी, यहाँ चीजें बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ये कैसी एंटीबॉडी है, स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, स्टिमुलेट करवाएगी थायराइड को। तो थायराइड स्टिमुलेट होगा तो T3T4 बढ़ेगा। ग्रेट है, बहुत बढ़िया। एक और एंटीबॉडी बनती है यहाँ पर विच इज TSI। द सेकंड एंटीबॉडी इज TSI। व्हाट इज TSI? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। व्हाट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन? देखो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन से नथिंग है, कोई दिक्कत नहीं। काम कैसे करते हैं? TSI जो है ये मिमिक करती है, मिमिक मतलब मिमिक्री करती है, कॉपी करती है, मिमिक द एक्ट ऑफ TSH। जो काम TSH करता है ना, उस TSH के काम को मिमिक्री करती है। कौन? ये TSH। अब TSH का काम मिमिक हो रहा है तो बेसिकली ऐसा लगेगा बॉडी को कि TSH बढ़ गया, बट TSH रियल में बढ़ा है क्या? नहीं। तो TSH को मिमिक करती है TSI। TSR भाई, TSI ने क्या, TSI को देख के कैसा लग रहा है? TSH है, बिकॉज TSH के फंक्शन जैसा मिमिक होता है। तो अब इनकी वजह से क्या T3T4 बढ़ जाएगा? क्योंकि बॉडी को तो लगेगा ना, ग्लैंड को लगेगा कि क्या बढ़ रहा है, TSH बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो TSH है? नहीं, वो TSH नहीं, वो TSI है। लेकिन T3T4 तो बढ़ेगा, एंड ऑफ द डे डेफिनेटली बढ़ेगा, और उसकी वजह से आगे चल के TSH कम हो जाएगा। समझ में आ गई? तो दो एंटीबॉडीज है यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो TSI और दूसरी लेट्स। एक तो कौन सी एंटीबॉडी है? एक TSI एंटीबॉडी है, दूसरी कौन सी है? लेट्स। दोनों एंटीबॉडी का आपको नाम याद रखना। TSI थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एंड द लेट्स लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज। ठीक है। एंड द फर्स्ट डिसऑर्डर हियर इज, फर्स्ट डिसऑर्डर हमने जो डिस्कस किया दैट इज योर ग्रेव्स डिजीज। क्या ग्रेव्स डिजीज समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का पहला मैंने कॉज लिखा विच इज ऑटोइम्यून कॉज। ऑटोइम्यून कॉज यहाँ पर क्या है? ग्रेव डिजीज, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। अगेन ध्यान रखेंगे, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। अगेन बहुत बढ़िया। लेकिन अकेला ये तो कॉज हो नहीं सकता, और भी कॉज हो सकते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म के। तो अब मैं दूसरे कॉज लिखूंगा प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म के। ठीक है, स्लाइड को ऊपर कर दूं ना। बस दूसरा कॉज, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का दूसरा कॉज होता है जो सबसे बढ़िया कंफ्यूजन कॉज करता है, विच इज मल्टी नोड्यूलर गोइटर। और यहां पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सर गोइटर में तो T3T4 कम होता है, बढ़ता कैसे? गोइटर का मतलब तो गलगंट रोग हुआ ना। गोइटर में हो क्या रहा है? गोइटर में ग्लैंड इनलार्ज हो रही है। गोइटर का कहीं लेना देना नहीं है थायराइड के लेवल से। गोइटर का मतलब क्या है? ग्लैंड का साइज बढ़ जाना। अब गोइटर में ना तीनों चीजें हो सकती है। गोइटर में हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, गोइटर में हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, और गोइटर में यूथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। यूथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड नॉर्मल है, यू मतलब नॉर्मल, EU। गॉट इट? तो थायराइड नॉर्मल भी रह सकता है, थायराइड बढ़ भी सकता है, थायराइड कम भी हो सकता है। हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में गोइटर लिखा, वहां पर गोइटर में क्या हो रहा था? हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा था। यहाँ मैंने फिर एक और गोइटर लिख दिया, और इसमें क्या लिखा है मैंने? लेकिन ये एक नॉर्मल गोइटर नहीं है, ये गोइटर है कौन सा? मल्टी नोड्यूलर गोइटर, MNG। ये कुछ ऐसा गोइटर होगा कि ये जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ढेर सारे नोड्यूल्स बन जाएंगे ऐसे। इसको जब मैं आपको थायराइड स्कैन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा दूंगा। तो थायराइड ग्लैंड में ना ऐसे बहुत सारे नोड्यूल्स बन जाएंगे, और ये नोड्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे क्या? T3T4। तो इस गोइटर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, तो कभी ऐसे गलती से मत कह देना कि अगर गोइटर हो गया तो गोइटर में हमेशा हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ना ना ना, गोइटर में थायराइड नॉर्मल भी रह सकता है, थायराइड बढ़ भी सकता है, थायराइड कम भी हो सकता है। नॉर्मल जब गोइटर होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, लेकिन अगर गोइटर कैसा है? मल्टी नोड्यूलर गोइटर है। कौन सा गोइटर है? मल्टी नोड्यूलर। नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल नोड्यूल बन गए ग्लैंड के अंदर, दैट्स व्हाई मल्टी नोड्यूलर गोइटर। इज दैट इट? लेकिन गोइटर क्यों बोला फिर इसको? नोड्यूल मल्टी नोड्यूलर थायराइड बोल देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा ना। इसकी वजह से पूरी पूरी ग्लैंड का साइज बढ़ेगा ना थायराइड का। थायराइड का जब भी साइज बढ़ता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? गोइटर। इसीलिए मैंने गोइटर बोला। तो ये जो नोड्यूल्स बन गए ना, ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ, इस नोड्यूल फॉर्मेशन की वजह से जो साइज ऑफ
ग्लैंड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पूरी की पूरी ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, लेकिन नॉट नोड जैसे आप फील करोगे, पैल्पेट करोगे तो आपको नोड्यूल्स फील होंगे, गांठें फील होगी, इरेगुलरली साइज बढ़ेगा, कभी बड़ा कहीं नहीं बड़ा है, ठीक है। दैट इज मल्टीपल नोडुलर गोइटर या फिर मल्टी नोडुलर गोइटर, ठीक है। ओके, इस वर्ड को पूरा करने के लिए ना आप इसके आगे इस पूरे को लगा के लिए एक टॉक्सिक वर्ड और लगा दीजिएगा, तो नाम उसके लिए पूरा नाम हो जाएगा टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर। बिकॉज ऑफ टॉक्सिक गोइटर है, ये नुकसान कर रहा है बॉडी के अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म कर रहा है, टॉक्सिसिटी कर रहा है। किसकी टॉक्सिसिटी कर रहा है, थायरॉक्सिन की। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर। इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया, क्लियर है ये भी, बहुत बढ़िया। चलो, इसके अलावा और कोई कॉज भी लिख सकते हैं क्या? देखो ये हॉट नोड्यूल और एक एक ना दो तरह के नोड्यूल्स होते हैं, हॉट नोड्यूल्स होते हैं, कोल्ड नोड्यूल्स होते हैं। मैं थायराइड स्कैन के अंदर पढ़ा हूँ, चिंता नहीं करनी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब तीसरा कॉज क्या हो सकता है? क्या तीसरा कॉज मैं ये लिख दूं कि अगर आयोडीन का कंजप्शन ज्यादा करा जाए, वहाँ आयोडीन अगर कम खाया था तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया था, लेकिन अगर कोई एक्सेस अमाउंट में आयोडीन कंजप्शन करेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे अपटेक या फिर ट्रैपिंग बढ़ जाएगी, आयोडीन ट्रैपिंग बढ़ेगी, आयोडीन ट्रैपिंग बढ़ेगी तो तीसरी ट्यूब ज्यादा बनेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेस कंजप्शन ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन का कोई एक्सेस अमाउंट में कंजप्शन करेगा तो भी सेम प्रॉब्लम होगी ना, फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसा नहीं कि एक आध दिन के लिए, नहीं, फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉजिक बना रही है बात? बिल्कुल बना रही है, क्योंकि इससे आयोडीन की ट्रैपिंग बढ़ेगी और आयोडीन की ट्रैपिंग बढ़ेगी तो ज्यादा आयोडीन सिंथेसिस होगा। दैट इज मैंने जो बेस्डा इफेक्ट, उसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, अभी लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में। एक अलग वर्ड है विच इज नोन एज थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया। थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? फैक्टिशिया, FACTITIA, फैक्टिशिया, थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया। व्हाट इज थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया? अगर आप जानते हो तो बताओ। सुना है कभी आपने वर्ड? नहीं सुना? थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया का मतलब क्या है? जैसे कोई एनिमल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, बीफ, कैटल एंड और कुछ भी अगर खाते हैं, तो उनकी थायराइड ग्लैंड अगर गलती से कोई खा जाए तो बढ़ेगा ना बॉडी में थायरॉक्सिन, तो उसकी वजह से ही हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कैटल, बीफ, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कैटल का जो बीफ है, कैटल बीफ, ठीक है, या फिर एनिमल का थायराइड ग्लैंड, एनिमल की थायराइड ग्लैंड के कंजप्शन वगैरह से क्या हो सकता है? थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया। इसका दूसरा कॉज भी हो सकता है। दूसरा कॉज इज काफी लोगों को बड़ा बिलीव होता है आयुर्वेदिक दवाइयों पे, तो वो काफी सारी आयुर्वेदिक दवाइयां खा लेते हैं। और एग्जाम में कैसे आती है? एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन है, 45 साल का है, काफी लंबे टाइम से आयुर्वेदिक दवाइयों का कंजप्शन कर रहा है। जैसे ही आप समझ जाओ कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कंजप्शन कर रहा है, वो एक चीज बताना चाह रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर कि पर्सन को थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया है। तो ड्यू टू, नेक्स्ट थिंग इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। आयुर्वेदिक मेडिकेशन, व्हाट आर आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के साथ प्रॉब्लम क्या है? आयुर्वेदिक मेडिकेशंस में ना एक एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, टायरोसिन। और कल हमने पढ़ा था कि थायरोक्सिन को बनाने के लिए आपको टायरोसिन एमिनो एसिड चाहिए, तो टायरोसिन ज्यादा आएगा तो अगेन ज्यादा बनेगा। इट्स दैट्स व्हाई, बिकॉज दे कंटेन थायरोसिन। सारे के सारे नहीं, कुछ सम ऑफ देम, ठीक है। और टायरोसिन आपने पढ़ा है, टायरोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? थायरोक्सिन की सिंथेसिस के लिए। दैट्स व्हाई, बाकी नथिंग है ना, कि ऐसा आयुर्वेदिक दवाइयों से प्रॉब्लम नहीं है, उससे टायरोसिन से प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी तो और कोई कॉज है नहीं प्राइमरी के अंदर। और तो आप लिख सकते हो, स्ट्रेस लिख सकते हो कई बार, कि स्ट्रेस में कई बार थायराइड का लेवल जो है बढ़ जाता है, थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर थायरोडाइटिस हो जाए, थायरोडाइटिस हो जाएगा ना, तो भी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, व्हाटएवर द कॉज इज, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आप ये लिख सकते हो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे कई बार ना लेवल बढ़ता है किसका? थायराइड का, हाइपरथायराइडिज्म के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड स्लाइड, और इसके अंदर मैं जो है इसके साइंस सिम्टम्स डिस्कस करूंगा आपसे, इन जो असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या क्या पॉसिबल असेसमेंट फाइंडिंग्स, ठीक है। सो द टॉपिक इज असेसमेंट फाइंडिंग।
कि क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग्स एज ए नर्स आप पेशेंट जो हाइपरथायराइडिज्म अगर किसी को है तो पर्सन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको मिल सकता है। ओके ग्रेट। चलो पहले ना इस पढ़ने से पहले ना एक लाइन जैसे हमने पिछली बार भी लिखी थी इसको दिमाग में रखा था हमने, उसी तरह से इसको भी दिमाग में रखना आप। ओके यहाँ पर क्या ये बात समझ रहे हो कि आप T3 T4 का लेवल बढ़ रहा है और T3 T4 का लेवल बढ़ेगा तो ये है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। पहली चीज किसको एक्टिवेट करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। एंड द सेकंड थिंग ये जो है BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाएगा। सही बात है, BMR कम हो रहा था पहले और अभी BMR बढ़ेगा। अब आप सारे साइन सिम्टम समझ जाओगे 1 मिनट में। ठीक है चल, तो पहले सबसे पहले फीचर हम लिखते हैं। सबसे पहला फीचर के अंदर पेशेंट में एक तो एंजाइटी बरीनेस थी काफी सारी रहेगी पेशेंट में, है ना, वो आप लिख सकते हैं। तो एक तो लिखो इसके अंदर एंजाइटी एंड द फैटिग, थकान। इसको मैंने सबसे ऊपर क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ दिस इज द अर्लीस्ट फीचर। तो सबसे पहले अगर कोई फीचर आएगा तो दैट इज योर फैटिग और द एंजाइटी, ये पेशेंट में प्रेजेंट होगी। अच्छा इसका रीजन क्या है फिर आप मेरे को बताओ। इसका रीजन थोड़ी देर में तो समझ में आ जाएगा, या फिर आप समझना चाहो तो अभी समझ सकते हो BMR बढ़ रहा है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है तो फैटिग रहती है पेशेंट को। इतना सारा SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रखोगे ना तो ब्रेन की स्टिमुलेशन बढ़ते हैं, ब्रेन की स्टिमुलेशन बढ़ते हैं तो एंजाइटी आती है। ये बात आप जानते हो, ये मैंने आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन समझाया। तो SNS एक्टिवेट होने से एंजाइटी आ रही है, फैटिग आ रही है और नेक्स्ट फीचर क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया ग्रेट। नाउ द सेकंड थिंग मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पेशेंट में इरिटेबल पेशेंट रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ ढेर सारी एंजाइटी है, ढेर सारा SNS एक्टिवेट हो रहा है, हमेशा अलर्ट किसी स्टेज में रहेगा और इतना अलर्ट रहेगा तो इरिटेट होगा। तो अगेन पेशेंट में क्या रहेगी? इरिटेबिलिटी। ये वाला लाइन समझ में आ गया? इरिटेबिलिटी रहेगा और एंजाइटी फैटिग रहेगी। ओके अब ना थोड़े बहुत पेशेंट के ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सुन लो ध्यान से एक मिनट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट हो रहा है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कितने रिसेप्टर्स पड़े थे आपने? 2, अल्फा एंड द बीटा। बीटा के 2 अल्फा बीटा, बीटा 1 बीटा 2 और अल्फा रिसेप्टर, 3 के डिस्कशन कर लेते हैं। ओके तो क्या बीटा 1 भी एक्टिवेट होगा, बीटा 2 भी एक्टिवेट होगा और अल्फा भी एक्टिवेट होगा। सही बात है। तो सुनो इसको मैं इधर नहीं लिख रहा, इधर लिख रहा हूँ। ठीक है मैं चलो बीटा 1 लिख देता हूँ इधर बीटा 2 लिख देता हूँ और इधर की तरफ अल्फा लिख देता हूँ। ठीक है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। ओके बहुत बढ़िया। मेरे को बताओ सबसे पहली बात, क्या बीटा 1 हार्ट में होता है? हमारे पास एक हार्ट है, हार्ट में होता है। क्या बीटा 2 मसल्स में होता है? ये मैंने मसल बनाई, इसको टेंडन से जोड़ दिया मैंने किसी बोन से। ठीक है और क्या बीटा 3 ब्लड वेसल्स में होता है? सॉरी अल्फा ब्लड वेसल्स में होता है। सही बात है, ये हमने पढ़ा था। ओके अच्छा अगर ये सारे के सारे एक्टिवेट होंगे, बीटा 2 भी एक्टिवेट होगा, बीटा 1 भी एक्टिवेट होगा, सबको स्टिमुलेशन अगर मिलेगा तो हार्ट के फंक्शंस बढ़ेंगे। और हार्ट के फंक्शंस बढ़ेंगे तो क्या टैकीकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया? यू नो ऑल दैट टैकीकार्डिया। वहाँ क्या हो रहा था? ब्रेडिकार्डिया, पहला फीचर। अच्छा मसल्स को स्टिमुलेशन मिलेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी तो हाथ पैर में वाइब्रेशंस होगा। इट मींस ट्रेमर्स, इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रेमर्स। ठीक है तो ट्रेमर्स पसंद आएंगे। तो अगली चीज है विच इज ट्रेमर्स। लॉजिक है? बहुत बढ़िया ग्रेट। अच्छा ट्रेमर्स बड़े फाइन ट्रेमर्स होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत कॉरेज ट्रेमर्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, हल्के हल्के से फाइन ट्रेमर्स, बहुत हल्के ग्रेट फाइन ट्रेमर्स। अच्छा ब्लड वेसल्स भी के ऊपर भी अल्फा और ये क्या करवाता है? अल्फा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा वैसोडाइलेशन करवाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बीपी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा। इट मींस क्या कंटेन होगा? हाइपर टेंशन। इज दैट ग्रेट? क्या तीनों बातों में लॉजिक बनाया? हाँ कि टैकीकार्डिया भी हुआ, ट्रेमर्स भी हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब समझ में आया एसएनएस को पढ़ना कितना फायदा। आई थिंक उसके बाद से जब एसएनएस मैंने एएनएस पढ़ा है उसके बाद से ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं जो वहाँ जहाँ पर वो यूज नहीं हो रहा हो, हमेशा यूज होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार समझने में लगता है टाइम, एक बार कंसेप्ट आप सीख गए ना देन आई थिंक मेरे हिसाब से लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको लगे चाहे कि इतनी बड़ी बड़ी बुक से मैं कैसे पढ़ूंगा, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आता ना आई थिंक दूर दूर तक की प्रॉब्लम नहीं आती है, दूर दूर तक। अब आ रही है क्या? एक बार एसएनएस पीएसएनएस बड़ा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था बाप रे कितने घंटे, 3-3 4 घंटे क्लास है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वो पता ही नहीं चलता, अब तो बस वो आदत में है। तो जब तक पढ़ते नहीं हो तब तक वो लगता है बाप रे इतने बड़े लेक्चर्स कैसे। नहीं अभी हमने हाइपोथायराइडिज्म पढ़ा था, कितना 1.5 घंटे का लेक्चर था, कितने मिनट में रिवाइज किया उसको? 2 मिनट में, 3 मिनट में। तो जब तक एक बार टाइम दे दो चीजों को, फिर देन इशू नहीं आता। गॉट इट? चल यहां तक कोई दिक्कत है? तीनों फीचर समझ में आ गए? ओके अब मैं बताऊं इससे मजा और क्या आएगा। ये मजा आएगा जब आप इसका ट्रीटमेंट करने जाओगे ना तो आपको ट्रीटमेंट भी बता दूंगा, अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर।
और आप इनका ट्रीटमेंट भी जानते हो। अब आइए समझ लो। चल देन मैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर मूव करूं। और क्या सिम्टम हो सकता है? तो पेशेंट का क्या बीएमआर बढ़ रहा है क्या? हेलो। और अगर पेशेंट का बीएमआर बढ़ रहा है तो बीएमआर बढ़ने से कैलोरी ज्यादा बन रही है, और कैलोरी ज्यादा बन रही है तो बॉडी में हीट ज्यादा बन रही है, और हीट इतनी अगर ज्यादा बनेगी तो क्या बॉडी बाहर से और हीट को एक्सेप्ट कर पाएगी क्या? नहीं, तो उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। इट मींस उसको क्या रहेगा? हीट इंटॉलरेंस। पहले वहां क्या था? कोल्ड इंटॉलरेंस। या क्या रहेगा? हीट इंटॉलरेंस। हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा वो, तो इट मींस क्या रहेगा? हीट इंटॉलरेंस। इज दैट ग्रेट? अमेजिंग। नाउ अगर बीएमआर ज्यादा है तो क्या राजकुमार मैं ये भी कह दूं कि पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा? हाँ, पेशेंट का वेट भी तो लॉस होगा ना, वहाँ वेट बढ़ रहा था, वेट लॉस होगा, क्योंकि इतना सारा बीएमआर है, बॉडी हमेशा गर्म, दिन भर एनर्जी यूज करती रहती है बॉडी। तो बताओ हाई कैलोरी डाइट देनी पड़ेगी, लो कैलोरी? हाई कैलोरी। इतनी एनर्जी यूज कर रहे हो, हाई कैलोरी डाइट देना पड़ेगा। सब लॉजिक बना रहा है, एक बार समझ में आया? प्रॉब्लम सब ग्रेट। चल हीट इंटॉलरेंस रहेगा, ये भी इजी है, इजी है। चलो ग्रेट, ठीक है। अच्छा, पेशेंट में डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन? एसएनएस एक्टिवेट हो रहा है वैसे तो, लेकिन यहाँ जीआईटी की मूवमेंट बढ़ जाएगी। एसएनएस में वैसे फंक्शन कम होता है, लेकिन जीआईटी की मूवमेंट बढ़ेगी और पेशेंट को क्या होगा? डायरिया। वहाँ क्या हो रहा था? कॉन्स्टिपेशन। यहाँ क्या होगा? डायरिया। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और अगर आप थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन करोगे, एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो उसमें क्या मिलेगा? डिफ्यूज्ड एनलार्जमेंट। व्हाट इज डिफ्यूज्ड एनलार्जमेंट? देखो एनलार्जमेंट का मतलब तो समझ में आ गया कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ी दिखेगी, बड़ी फील होगी। व्हाट इज डिफ्यूज? डिफ्यूज मतलब पूरी पूरी एनलार्ज। ऐसा नहीं कि कोई एक हिस्सा थायराइड ग्लैंड का बड़ा दिख रहा है, पूरी की पूरी थायराइड ग्लैंड डिफ्यूज तरीके से एनलार्ज होगी। दैट इज नोन एज डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इज दैट ग्रेट? अमेजिंग। लेकिन जब पर्सन को जो वो होता है ना टॉक्सिक मल्टीनोडुलर, हमने गोइटर पढ़ा था, तो उसमें जो एनलार्जमेंट है वो एसिमेट्रिकल होता है, बिकॉज उसको तो नॉट्स बन रही है। एक तरफ अगर ज्यादा बन गए तो उधर की तरफ से ग्लैंड बड़ी हो जाएगी, एक तरफ से अगर कम बन रहे तो उधर से ग्लैंड छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स नॉट एन थिंग टू रिमेंबर। आपको तो याद रखना है कि अगर एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड का अगर एग्जामिनेशन किया जाए तो क्या होगा? डिफ्यूज एनलार्ज जो है आपको समझ। क्या ये जो फीचर मैंने लिखे हैं, क्या आप इन्हें बहुत आसानी से समझ पाए? इजी है, इजी है। चलो, तो ये तो मैंने असेसमेंट फाइंडिंग्स लिखी कि जब आप साइन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट देख रहे हैं, बता रहा है, वो है, ठीक है, ओके। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आनी चाहिए? हाँ, आनी तो चाहिए। तो क्या मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आएगी बताओ? हाइपोथायराइडिज्म में क्या हुआ था? मेनोरेजिया, ब्लीडिंग ज्यादा हुई थी। यहाँ पीरियड कम हो जाएंगे, पीरियड्स कम होना होता है ओलिगोमेनोरिया। यहाँ पर क्या होगा? ओलिगोमेनोरिया। Next thing that will happen here is oligomenorrhea. What is oligomenorrhea? Menstruations का कम आना, ठीक है, menstruations कम आएंगे। अच्छा, पर्सनैलिटी में कोई चेंज आ सकता है क्या? डेफिनेटली आ सकता है। तो अगला आप लिख सकते हो पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकते हैं, पर्सनैलिटी चेंजेस प्रॉब्लम हो सकते हैं। वहाँ भी साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे, है ना। यहाँ पर भी ऑब्वियसली ब्रेन इतना स्टिमुलेट रहेगा तो कहीं ना कहीं मैनिक फीचर तो पेशेंट दिखाएगा, गर्मी में परेशान होगा तो, है ना। So the personality changes can also be a part of hyperthyroidism features. ठीक है, चल अब मैं थोड़ी सी और डिटेल में एनालिसिस करवाता हूँ आपको। मेरे को एक बात बताओ, जब हमने बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट करा था, ये जितने भी हमने लिखे हैं सारे साइन या सिम्टम्स है। ध्यान से देखो, ये पेशेंट खुद बताएगा या फिर आप चेक कर रहे होंगे। देखो, एंजाइटी फैटिक पेशेंट बता रहा होगा, सिम्टम है। इरिटेबिलिटी पेशेंट बता रहा होगा, सिम्टम है। ट्रेमर, सिम्टम है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन तो साइन है, इट मीन साइन तो नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? हेडेक। तो हेडेक लिखो, पहली बात इसको हेडेक पेशेंट बताएगा। पेशेंट को थोड़ा ना बढ़ रहा, बीपी बढ़ रहा, वो पेशेंट तो आगे क्या बोलेगा? मेरे को हेडेक हो रहा है पेशेंट की तरफ, दैट्स इट। अच्छा, टैकीकार्डिया पेशेंट बोलेगा कि नहीं? पेशेंट बोलेगा पैल्पिटेशंस हो रहे हैं। टैकीकार्डिया पल्स रेट बढ़ रही है, पेशेंट क्या होता है? पल्स रेट बढ़ रही है, इसलिए पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, सीने में धड़कनें आ रही है, पाउंडिंग सेंसेशन आ रहे हैं, तो पैल्पिटेशंस। कोई इश्यू नहीं, बस मैंने ऐड ऑन किया है। टैकीकार्डिया में क्या फील होगा? पैल्पिटेशन।
ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हेडेक फील होगा। अच्छा बीमार बढ़ेगी तो इंटॉलरेंस पेशेंट बता देगा खुद कि पहले गर्मियाँ ठीक लगती थी, मेरे को आम खाता था, बड़े छुट्टियों में जाता था मामी के यहाँ पे, अब नहीं जा पा रहा क्यों, गर्मी अच्छी लग रही, हीट इंटॉलरेंस है। ग्रेट। एंड देन वेट लॉस, एसी में बैठा फिर भी गर्मी लग रही और वेट लॉस हो रहा है, काफी ज्यादा वेट लॉस हो गया थोड़े बहुत दिनों के अंदर, दैट्स इट। देन एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड करेंगे तो डिफ्यूज थायराइड ग्लैंड मिलेगी, ओलिगोमेनोरिया, फीमेल बता रही होगी मुझे पता ही नहीं चल रहा तो पीरियड कब आ रहा है, 1.5 महीने हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, अगेन हाइपोथायराइडिज्म वो हो सकता है, जरूरी नहीं है ओलिगोमेनोरिया है तो हाइपोथायराइडिज्म है, और भी तो कॉज है, बट एक फीचर है, वन ऑफ द फीचर ऑफ द पर्सनैलिटी चेंजेस वगैरह है ना, ये काफी चीजें देखने को मिल सकती है। ओके नाउ व्हाट अबाउट द क्लिनिकल, अगर मैं एग्जामिनेशन करूं, अगर पेशेंट का क्या करूं एग्जामिनेशन, मैंने 2 चीजें ऐड करी, एक तो हेडेक और एक पैल्पिटेशन। अगर पेशेंट का एग्जामिनेशन करा जाए, अब मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूं तो क्या चेक कर रहा हूं, साइन चेक कर रहा हूं। अब मैं खुद चेक कर रहा हूं, और अगर साइन चेक कर रहा हूं तो क्या मुझे अब ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया में से क्या मिलेगा, टैकीकार्डिया। कौन सा टैकीकार्डिया, रेस्टिंग टैकीकार्डिया, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेस्टिंग टैकीकार्डिया? अरे टैकीकार्डिया तो हो सकता है ना भाई, मैं दौड़ जाऊंगा तो ही टैकीकार्डिया हो जाएगा, अगर मैं दौड़ के बाहर तक चला जाऊं तो टैकीकार्डिया, तो ही पल्स रेट बढ़ जाएगी। ये पर्सन बैठा है सुबह से फिर भी इसको टैकीकार्डिया, रेस्ट में है फिर भी टैकीकार्डिया है, इट मींस द रेस्टिंग टैकीकार्डिया। पेशेंट रेस्ट में है स्टिल टैकीकार्डिया हो रहा है, दैट इज नोन एज रेस्टिंग टैकीकार्डिया। रेस्टिंग टैकीकार्डिया तभी हो सकता है जब बार-बार आप एसएनएस को एक्टिवेट कर रहे हो, बार-बार अगर आप एसएनएस को छोड़ रहे हो तो रेस्टिंग टैकीकार्डिया हो रहा है, तो यहाँ पर रेस्टिंग टैकीकार्डिया है। ग्रेट है, चलो। और पल्स होगी तो पल्स होगी वाटर हैमर पल्स, इन द वाटर हैमर पल्स, बड़ी कमजोर पल्स आएगी, वाटर हैमर पल्स। 2 फीचर मैंने लिखी, तो रेस्टिंग टैकीकार्डिया था, वाटर हैमर पल्स, ये सीबीएस के फीचर है। अच्छा अगर हार्ट साउंड सुनोगे ना तो आपको लाउड S1 साउंड आएगा। जो S1 साउंड किसकी वजह से आता है, कौन से वाल्व क्लोज होने की वजह से आता है, एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर की, तो वो ज्यादा लाउडली क्लोज होगा क्योंकि हाइपरटेंशन, प्रेशर ज्यादा है इधर की तरफ, तो ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा है। ग्रेट है, तो ज्यादा तेजी से क्लोज होगा तो लाउड S1 क्रिएट करेगा। S1 जो है वो तेजी से आएगी। S1 कौन सी थी, लब होती है डब होती है, लब होती है डब होती है, लब। ग्रेट, ठीक है, चलो। दिस इज रेस्टिंग टैकीकार्डिया एंड द वाटर हैमर पल्स, ओके, एंड द लाउड S1, ये 3 फीचर मैंने लिखे। चलो इसके अलावा पेशेंट की जो टिबिया बोन है, उन टिबिया बोन के यहाँ पर स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, दैट इज नोन एज प्री टिबियल मिक्सेडिमा। सर मिक्सेडिमा यहाँ कैसे आ गया, मिक्सेडिमा तो हमने हाइपोथायराइडिज्म में पढ़ा था, हाँ पढ़ा था आपने, आई नो, बट मिक्सेडिमा का मतलब हाइपोथायराइडिज्म थोड़ा है। मिक्सेडिमा का मतलब तो स्वेलिंग थी ना, मिक्सेडिमा का मतलब तो स्वेलिंग थी, तो वो स्वेलिंग यहाँ भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने क्या बोला इसे, प्री टिबियल मिक्सेडिमा। क्या है ये, प्री टिबियल मिक्सेडिमा। यहाँ पर प्री टिबियल मिक्सेडिमा होने का रीजन क्या है, जो अभी हमने शुरू में लेट्स करके जो हमने एंटीबॉडी पढ़ी थी, वो एंटीबॉडी डिपोजिट हो जाती है, वहाँ पे जमा हो जाती है, एंटीबॉडी बनती है ना जिस धातु इकट्ठी हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एंटीबॉडीज, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, मिक्सेडिमा। ठीक है, उसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और होती है यहाँ पर, विच इज आई का प्रोटर्जन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई प्रोटर्जन है, ऐसा लगता है कि आंखें बाहर आ गई। उसके लिए दूसरा वर्ड है विच इज एक्सोप्थेल्मस। एक्सोप्थेल्मस मतलब, ऑप्थेल्मस मतलब आई, एक्सो मतलब बाहर, तो एक्सोप्थेल्मस आंखें बाहर आ जाती है, ऐसा लगता है। पर आंखें बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, बट आंखें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा तेजी से बाहर आ रही है। ग्रेटर एक्सोप्थेल्मस फील होगा, आई प्रोटर्जन कह लो, आंखों का बाहर आ जाना, आई प्रोटर्जन, या फिर एक्सोप्थेल्मस, या फिर इसके लिए एक और बढ़िया वर्ड है विच इज प्रोप्टोसिस। बहुत सारे नाम है, बट कोई सा भी एक याद रखना है, एग्जाम में तो कोई सा भी आ सकता है, प्रोप्टोसिस। ठीक है, नॉर्मली आई बॉल ऐसे कंटेंट है, लेकिन इसमें आई बॉल जो है पर्सन की बड़ी बाहर दिखेगी, बड़ी डरावनी सी आंखें लगेगी। इसकी भी एक रिप्रेजेंटेशन अभी दे दूंगा थोड़ी देर में, उससे आपको सारा समझ में आएगा। तो आई का प्रोटर्जन होगा, एक्सोप्थेल्मस होगा, प्रोप्टोसिस होगा। ठीक है, पर इसमें बाइलेटरल होगा, दोनों साइड होगा। ट्यूमर होगा तो एक साइड में प्रोड्यूस होगी ना, फिर अगर आई बॉल के पीछे ट्यूमर हो तो देन वो भी प्रोड्यूस कर सकती है, बट अगर यहाँ पर बाइलेटरल होगा बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम, ग्रेटर दोनों तरफ। तो आई प्रोटर्जन को क्या बोलेंगे, आंखों का बाहर आ जाना, आंखों का ऐसा लगे बहुत बाहर आ गई,
दिस इज नॉन एज एक्सोप्थेल्मस। वो तो क्लियर करा, नाम से पता चल रहा है एक्सोप्थेल्मस है, तो एग्जामिनर ये तो क्यों देगा ना, आप एक्सोप्थेल्मस से आइडिया लगा लोगे ना, तो वो डिफिकल्टी बढ़ाना चाहेगा तो नया नाम देगा विच इज प्रोप्टोसिस। ठीक है, यानी कि प्रॉप्ट आउट हो रही है, प्रॉप्ट आउट हो रही है। ऑप्टोसिस, ऑप्टोसिस आप आइडिया लगा लोगे, प्रॉप्ट आउट हो रहा है ना, आंखें बाहर आ रही है, प्रोप्टोसिस इन द आई प्रोट्रूजन, तो जस्ट सिंपली इंग्लिश वर्ड है एक्सोप्थेल्मस। ठीक है, तो इसका मतलब थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम जब होती है तो क्या आंखों में भी प्रॉब्लम आती है? हाँ बिल्कुल आती रही है। इट मीन्स क्या ऑप्थेल्मोपैथी हो रही है? हाँ हो रही है। ऑप्थेल्मोपैथी मतलब आंखों की प्रॉब्लम। तो ये ऑप्थेल्मोपैथी किसकी वजह से है? थायराइड की वजह से। दिस इज नोन एज थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी। थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी, इज दैट ग्रेट? ठीक है, थायराइड की वजह से जो ऑप्थेल्मोपैथी होती है, तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि बताओ कि थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी में क्या होगा, ऑप्थेल्मोपैथी में क्या होगा, देन यू कैन आंसर इज प्रोप्टोसिस और द एक्सोप्थेल्मस। आप जो आप प्रोप्टोसिस आंसर कर सकते हैं ना, एक्सोप्थेल्मस आंसर कर सकते हैं। ग्रेट है। देन नेल्स में प्रॉब्लम आएगी। नेल्स की क्या हो जाएगी? क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लबिंग ऑफ नेल्स, राउंड से नेल हो जाएंगे, तुम राउंड जो होता है नेल क्लब जैसे बन जाएंगे। आप अगर देख रहे हो, क्या बोलते हैं इस गेम को? झाड़ू मत लगाओ प्लीज, बता दो जल्दी से जल्दी। गोल्फ। आपने गोल्फ देखा हो तो उसमें जो गोल करने के लिए जो गोल्फ होती है, गोल्फ की होती है, उसका जो हेड है वो क्लब के जैसा होता है। ठीक है, तो क्लब उसे बोलते हैं, क्लबिंग। तो जो आपके जो एक्चुअली में जो नेल्स है वो क्लब हो जाएंगे, पूरे गोल हो जाएंगे। दिस इज नोन एज क्लबिंग ऑफ नेल्स। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसमें डिजीज है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थायराइड एक्रोपैथी। दिस इज एग्जांपल ऑफ थायराइड एक्रोपैथी। ये किसका एग्जांपल है? थायराइड एक्रोपैथी का। ये थायराइड में बेसिकली बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, ऑप्थेल्मोपैथी हो रही है, एक्रोपैथी हो रही है। एक्रोपैथी का एग्जांपल मैंने क्या लिखा? क्लबिंग ऑफ नेल। ओके, एक प्लमर्स नेल करके और कंडीशन हो सकती है, प्लमर्स नेल। व्हाट इज प्लमर्स नेल? तो प्लमर्स नेल में जो आपकी जो स्किन है वो नेल से हटने लगती है, यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। जो स्किन है ना, यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो स्किन सेपरेशन फ्रॉम द नेल। ठीक है, क्या लिख सकते हो? सेपरेशन ऑफ स्किन फ्रॉम नेल। तो नेल से स्किन अगर सेपरेट हो जा रही है, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लमर्स नेल। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और लिख रहा हूं, विच इज पेम्बर्टन साइन। व्हाट इज पेम्बर्टन साइन? पेम्बर्टन साइन में क्या है, देखो मैं आपको सिंपली एक बार मेरी तरफ अगर देखो तो आपको समझ में जाएगा। जैसे कि गॉइटर है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड थी और इस थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया, यानी कि टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर हो गया होगा, कुछ भी हुआ होगा। तो इस थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, यहाँ के आसपास के वेसल से प्रेशर लगाए हुए। ठीक है, और आसपास के वेसल से प्रेशर लगाया तो इसके आसपास से सुपीरियर वेना केवा निकल रही है, तो सुपीरियर वेना केवा को प्रेस करेगा। ठीक है, और सुपीरियर वेना केवा अगर कंप्रेस होगी तो सुपीरियर वेना केवा का ब्लड के नीचे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा आपने कंप्रेस कर दिया, और सुपीरियर वेना केवा कंप्रेस कर दी तो ब्लड कहाँ भरा रहेगा? हेड वाले रीजन में। और हेड वाले रीजन में अगर ब्लड भरा रहेगा तो पेशेंट का जो पूरा फेस है वो रेड हो जाएगा, यानी कि फेशियल प्लेथोरा। मैंने आपको कैंसर के अंदर पढ़ाया था, फेशियल प्लेथोरा है, पूरा कंजेशन हो जाएगा, रेड हो जाएगा फेस। लेकिन कब होगा? जब पेशेंट अपने दोनों हाथ उठाएगा। तो पेशेंट को हम क्या करते हैं? दोनों हाथ उठाने के लिए बोलते हैं। पेशेंट जब अपने दोनों हाथ उठाता है तो थायराइड का जो प्रेशर है वो एसपीसी के ऊपर पड़ेगा, और एसपीसी पर पड़ने से पेशेंट का पूरा फेस रेड हो जाएगा। दैट इज नॉन एज पेम्बर्टन साइन। क्या बोलेंगे इसे? पेम्बर्टन साइन। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिस इज सिंपल सा पेम्बर्टन साइन, PEMBERTN। कैसे लिखूं मैं? ऑन रेजिंग हैंड्स अप, कि अगर हाथों को क्या किया जाए? ऊपर की तरफ रेज किया जाए तो उससे क्या होगा? फेशियल कंजेशन। फेशियल कंजेशन का मतलब क्या हो जाएगी? रेडनेस आ जाएगी पूरे फेस के ऊपर। ठीक है, वाई? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ थायराइड ऑन SVC, सुपीरियर वेना केवा पे थायराइड की कंप्रेशन की वजह से क्या हो सकता है पेशेंट में? पेम्बर्टन साइन हो सकता है, फेशियल कंजेशन हो जाता है। दैट्स इट। ठीक है, पर ये पेम्बर्टन साइन हर जगह नहीं दिखता, ये दिखता है इन रेट्रो
एक्सटर्नल गोइटर, रेट्रो एक्सटर्नल गोइटर के केस में दिखता है, जो एक्सटर्नल के पीछे की तरफ गोइटर इतना ग्रो कर जाए, गोइटर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए, एकदम एकदम एक्सटर्नल के पीछे तक ही आ गया, तो जाके एसवीसी को कंप्रेस करेगा ना। गर्दन में कौन सी एसवीसी है, एसवीसी तो यहाँ पर आपके, ठीक है, तो गर्दन के पीछे तक इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि यहाँ तक आके कंप्रेस कर रहा है इसको, देन जाके कुछ जो पेम्बर्टन साइन। गॉट इट? सो दैट्स ऑल अबाउट द एग्जामिनेशंस एंड द साइन सिम्टम्स। ये मैंने एक स्लाइड के अंदर आपको 2 चीज़ें लिखी है, अगर आप इसे देखें तो जल्दी से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। क्या क्या मैंने आपको बोला? सबसे पहले हम पैल्पिटेशंस, इजी है, ठीक है, हाईलाइट नहीं करता हूँ, ओके। सबसे पहले हमने क्या देखा? पैल्पिटेशंस, क्वेश्चन नहीं, देन ट्रेमर्स आ रहे हैं, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते जाओ आप तो बस, ठीक है। तो T3 T4 बढ़ा, एसएनएस एक्टिवेट हुआ, और एसएनएस के एक्टिवेट होने से बीएमआर बढ़ रही है, एसएनएस एक्टिवेट हो रहा है, बीएमआर तो साथ साथ बढ़ी रही है, तो एंजाइटी फैटिग आ रही है, अर्लीस्ट फीचर है। देन इरिटेबिलिटी हो सकती है, टैकीकार्डिया होगा तो जब बीटा 1 स्टिमुलेट हो रहा है तो पैल्पिटेशंस आएंगे, बीटा 2 स्टिमुलेट होगा तो ट्रेमर्स आएंगे, फाइन ट्रेमर्स, और अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होगी तो बेसिकली हाइपरटेंशन होगा ब्लड वेसल्स में वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, उसकी वजह से हेडेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन है ना। तो बीएमआर बढ़ेगा तो हीट इंटॉलरेंस रहेगा पर्सन में, ना वेट लॉस होगा, इंटरेस्टिंग फीचर ना। तो डायरिया पेशेंट में रहेगा, इन द एग्जामिनेशन अगर थायराइड ग्लैंड का करोगे तो डिफ्यूज एनलार्जमेंट प्रेजेंट होगा। ओलिगोमेनोरिया फीमेल में अगेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है ओलिगोमेनोरिया। वहाँ क्या हो रहा था? मेनोरेजिया, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंपैरिजन करना होना तो ऐसी कंपैरिजन आप करोगे। देन पर्सनैलिटी में चेंजेस विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जामिनेशन अगर करें तो एग्जामिनेशन में रेस्टिंग टैकीकार्डिया होगा बिकॉज ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है, देन वाटर हैमर पल्स आएगी एंड द लाउड S1 प्रेजेंट होगा। देन प्रीटिबियल मैक्सिडियम प्रेजेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि लेट्स जो एंटीबॉडीज है वो डिपॉजिट हो रही है, और आई का प्रोट्रूजन होगा, अगेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, बहुत क्लासिकल फीचर है, कौन सा? आई का प्रोट्रूजन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं भी आपसे कह रहा हूँ, जो मैंने क्यों लगाए हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, जैसे कि मैंने इसके ऊपर जहाँ भी क्यों लगाए हैं, ट्रेमर्स के ऊपर क्यों है, टैकीकार्डिया के ऊपर क्यों है, हीट इंटॉलरेंस के ऊपर क्यों है, हेडेक के ऊपर क्यों है, ओलिगोमेनोरिया के ऊपर क्यों है, ठीक है, डायरिया के ऊपर क्यों है, वेट लॉस के ऊपर क्यों है, आई प्रोट्रूजन के ऊपर क्यों है अगेन, है ना, और रेस्टिंग टैकीकार्डिया के ऊपर अगेन क्यों है ना। ये बेसिक फीचर्स है जो आप ऑब्वियसली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जितनी भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वो सारे फीचर्स। आई प्रोट्रूजन होता है विच इज नोन एज एक्सोप्थेल्मस, और एक्सोप्थेल्मस आल्सो नोन एज प्रोप्टोसिस, है ना। इनको सबको एक कैटेगरी में डालते हैं जो नोन एज थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी। क्लबिंग हो जाएगी नेल की, जिसमें नोन एज थायराइड एक्रोपैथी, और द प्लमर्स नेल विच इज सेपरेशन ऑफ द स्किन फ्रॉम द नेल्स। पेम्बर्टन साइन कब होगा? जब रेट्रोस्टर्नल गोइटर हो, उसमें जब पेशेंट अपने हाथ उठाएगा तो हाथ उठाने पर उसका फेशियल कंजेशन हो जाएगा या फिर रेडनेस आ जाएगी। यहाँ तक कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ये 2 इमेज है, अगेन इसमें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसमें आंखें बड़ी दिख रही है आपको, दिस इज प्रोप्टोसिस और एक्सोप्थेल्मस होता है बल्जिंग आइज, ठीक है, बल्जिंग आइज कह लो या फिर आप प्रोप्टोसिस कह लो या फिर कुछ भी कह लो, एक्सोप्थेल्मस कह लो, ठीक है, अंतर कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है, नाम एक ही है, एक्सोप्थेल्मस है, बल्जिंग आइज, आंखें बड़ी दिख रही है ना, सब बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है एक्सोप्थेल्मस, ठीक है। देन उन्होंने नॉर्मल थायराइड एंड द एनलार्ज्ड थायराइड, है ना, अगर नॉर्मल थायराइड तो पिंक कलर में बता रखी है, एनलार्ज्ड थायराइड बड़ा साइज हो रहा है। ग्रेव डिजीज उन्होंने लिखा है, ग्रेव डिजीज इज कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म का कॉमन कॉज है ग्रेव डिजीज एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन व्हिच कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ऑन द अदर सिम्टम्स सच एज एक्सोप्थेल्मस, हीट इंटॉलरेंस एंड द एंजाइटी। 3 फीचर थे, 3 हमने डिस्कस करे, ठीक है, और हमको कॉज भी पता है क्यों हो रहे हैं। तो नाउ लुक एट दिस इमेज, इसमें पेशेंट ने पहले हाथ नीचे रखे हुए हैं, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोइटर बड़ी हुई है, दिख रही है वो तो साफ साफ, बट इस केस में देखें जैसे पेशेंट ने अपनी आर्म रेज करी और आर्म रेज करने से पेशेंट का फेस कैसा हो गया? रेड हो गया, दैट इज नोन एज फेशियल प्लेथोरा और द रेडनेस ऑफ द फेस। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, दिस इज नोन एज पेम्बर्टन साइन। कौन सा साइन? पेम्बर्टन साइन। यहाँ तक क्लियर है कहानी? दिस इज पेम्बर्टन साइन। पेम्बर्टन साइन कब दिखता है? जब रेट्रोस्टर्नल क्या हो, इन केस ऑफ रेट्रोस्टर्नल गोइटर। इज दैट ग्रेट? चलो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने डिस्कस करी। ओके, ये आपका सेकंड स्लाइड कंप्लीट हो गया, और इस सेकंड स्लाइड की जो डिस्कशन है वो किसके रिगार्डिंग थी? कहीं ना कहीं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में थी। ग्रेट है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन बना लेता हूँ। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या मिलाना है? सिंपल है, देखो डायग्नोसिस बनाने के लिए 2 चीज़ें तो आप हमेशा से करते हैं, एक हिस्ट्री कलेक्शन और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। वो तो आप पेशेंट को देख के, उससे बातें करके, उसके साइन सिम्टम पता करके, उसका एग्जामिनेशन करके पता कर लोगे, उसका रिकॉर्ड देख के पता कर लोगे। ग्रेट है। सेकंड थिंग यू हैव टू बी डू इज थायराइड प्रोफाइल। कौन सा प्रोफाइल? थायराइड प्रोफाइल। देखो थायराइड प्रोफाइल का थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ बिकॉज इसमें ज़्यादा डिटेल लूँगा। थायराइड जो फंक्शन टेस्ट होते हैं इनको बोलते हैं थायराइड फंक्शन
टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा। थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम 3 चीज़ें चेक कर सकते हैं। हम इसमें चेक कर सकते हैं टोटल T3 एंड द T4। दूसरी चीज़ टेस्ट कर सकते हैं इसमें फ्री T3 T4 एंड द नेक्स्ट थिंग जो हम चेक कर सकते हैं विच इज TSS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपसे पूछे कि इन तीनों में से बेस्ट मार्कर कौन सा है, इन तीनों में से बेस्ट मार्कर कौन सा है, तो TSH इज द बेस्ट मार्कर। किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना हो आप TSH पता कर लो। भाई बिकॉज जब TSH डिफरेंशिएट कर देता है ना, देखो T3 T4 कम दोनों में होते हैं, दोनों में बढ़ते हैं। TSH किसी में बढ़ता है किसी में नहीं बढ़ता। जैसे कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म होगा उसमें TSH क्या होगा, कम होगा, और सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में TSH बढ़ जाएगा। तो TSH हमेशा बेस्ट मार्कर रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप टोटल T3 T4 रहोगे ना, तो टोटल T3 T4 क्या है, टोटल T3 T4 मतलब जो ब्लड में पूरा T3 T4 है, जो चाहे प्रोटीन के साइज बाउंडेड है, ठीक है। ये रिलायबल नहीं है, नॉट रिलायबल, इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, ठीक है। लेकिन रिलायबल कौन सा है फिर, तो रिलायबल है फ्री T3 T4, ठीक है। तो 3 तरह के टेस्ट हम बनाते हैं, टोटल T3 T4, देन फ्री T3 T4, फ्री T3 T4 का मतलब क्या है, जो किसी प्रोटीन के साथ बाउंडेड नहीं है, फ्री घूमता है ब्लड के अंदर। एंड देयर इज TSH, इज दैट ग्रेट अमेजिंग। ये मैंने साइड में लिख दिया चीज को, मैं साइड की चीजें साइड में कर देता हूं, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर मैंने थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करी, तो थायराइड प्रोफाइल में मेरे को बताओ T3 एंड T4 का क्या होगा, दोनों बढ़ रहे होंगे, ये तो हम लॉजिक लगा पा रहे हैं। भाई हाइपरथायराइडिज्म पढ़ रहे हो तो T3 T4 तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा इन केस ऑन केस। अब बताओ TSH का क्या होगा। TSH का लेवल डिपेंड करेगा सर आप मेरे से कौन सा पूछ रहे हो। अगर आप मेरे से प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म पूछ रहे हो या सेकेंडरी पूछ रहे हो। अगर आपने मेरे से सेकेंडरी या टर्सरी हाइपरथायराइडिज्म में से एक ही बात है, सेकेंडरी टर्सरी हाइपरथायराइडिज्म पूछा तो TSH इन केस में बढ़ रहा होगा, ठीक है, और इन केस में TSH कम हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ये एरो है, येलो कलर का जो एरो लगा रहा हूँ ये इसका एक्सप्लेनेशन है। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, इसीलिए इसीलिए T3 T4 बढ़े, और T3 T4 बढ़े इसीलिए TSH कम हुआ। इसको ऐसे समझना, प्रॉब्लम कहाँ थी, थायराइड ग्लैंड में, इसलिए क्या बढ़ा, T3 T4, लेट्स बने, इसलिए T3 T4 बढ़ा, इसलिए TSH कम हो गया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है सर, यहाँ पर प्रॉब्लम या तो हाइपोथैलेमस में है या फिर प्रॉब्लम पिट्यूटरी के अंदर है। तो प्रॉब्लम पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में तो इन्होंने TSH ज्यादा बनाया, और TSH ज्यादा बनाया इसलिए T3 T4 बने। मैंने एरो अलग अलग तरह से लगाया, यही एरो है जो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे रही है। क्या बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता चल गया कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है, अगर प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है इसका मतलब आपको समझ में आ गई कि एंटीबॉडी वाली प्रॉब्लम है, तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। तो थर्ड टेस्ट इज एंटीबॉडी टेस्ट, और एंटीबॉडी ढूंढेंगे, कौन सी एंटीबॉडी ढूंढेंगे सर, वही ब्लड्स ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स ढूंढ रहे होंगे, TSI ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, 2 तरह की एंटीबॉडी ढूंढ रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर सेकेंडरी टर्सरी में से कुछ आया तो बस वही बात है, फिर तो क्या MRI हेड करो ताकि पता करो ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर MRI हेड हो रही होगी, सिंपल है। तो कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन से मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। और इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट के अलावा और भी कर सकते हैं हम, एंटीबॉडी टेस्ट के अलावा थायराइड और भी कर सकते हैं, जैसे कि थायराइड स्कैन कर सकते हैं, थायराइड स्कैन, ठीक है। थायराइड स्कैन क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर दूंगा, ठीक है, 2 या 5-10 मिनट का लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। बस याद रखने वाली बात क्या है इसके अंदर, ये जो लिखा है ना, ये 2 T3 T4 कौन सा, बस यही है जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर मैं क्यों लिख देता हूँ थायराइड प्रोफाइल के ऊपर, बाकी आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट खत्म हो गया। तो 2 स्लाइड्स हमारी कंप्लीट हो गई। इसके अंदर हमने डायग्नोसिस कंप्लीट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड विच विल फोकस ऑन इंटरवेंशंस। व्हाट इंटरवेंशन, द नर्सिंग इंटरवेंशन एंड ऑल, जितने भी ये सारे इंटरवेंशंस हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन पेशेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप मुझे बताओ कि पेशेंट में आपको वेट मॉनिटरिंग करने की जरूरत है क्या? हाँ, क्या आपको पेशेंट के अंदर वाइटल्स मॉनिटर करने की जरूरत है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरत है सर। वेट भी बढ़ रहा, वेट क्या हो रहा होगा, कम होगा बढ़ेगा? कम होगा, ठीक है। तो वेट नॉर्मली देखो क्या होता है, यहाँ पर वेट कम होता है, और यहाँ पर वाइटल्स मॉनिटरिंग में बताओ हार्ट रेट का क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। बीपी क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, बीपी के रिगार्डिंग खास बात, हमने जब हाइपोथायराइडिज्म पढ़ा था तो वहाँ भी बीपी बढ़ा था, लेकिन वहाँ केवल सिस्टोलिक नहीं बढ़ा था, केवल डायस्टोलिक बढ़ा था। आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन था, यहाँ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ेगा।
जब हाइपरटेंशन होगा तो दोनों का, मैंने क्या केवल आइसोलेटेड लिखा, मैंने लिखा मैं बोल रहा हूँ सिंपली हाइपरटेंशन होगा तो सिस्टोलिक भी बढ़ेगा डायस्टोलिक भी बढ़ेगा, अकेला नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलो ग्रेट। देन डाइट दो, बताओ कौन सी डाइट दोगे, हाई कैलोरी या लो कैलोरी? हाई कैलोरी डाइट दोगे, है ना, बिकॉज ऑफ ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए दैट्स वाई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हाई कैलोरी डाइट देने की जरूरत है। अच्छा एनवायरनमेंट बताओ, गर्म या ठंडा? ठंडा एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा ना, बिकॉज ऑफ पेशेंट को हॉट इंटॉलरेंस है, हीट इंटॉलरेंस है, तो पेशेंट गर्मी सहन नहीं कर पाता तो कोल्ड एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। ग्रेटर। चल अब आती है इंपॉर्टेंट बात विच इज मेडिकेशन, दवाइयाँ। कौन सी दवाइयाँ? एंटी थायराइड मेडिकेशंस। तो हम दवाइयाँ देंगे कौन सी? एंटी थायराइड मेडिकेशंस। यहाँ से क्वेश्चन तो आ ही जाता, दवाइयाँ आएगी तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कौन सी बड़ी बात। तो एंटी थायराइड मेडिकेशन में पहली मेडिकेशन आप लिखोगे कार्बीमा, कार्बीमाजोल। ठीक है, कार्बीमाजोल के एक और है मैथीमाजोल, मिलते जुलते नाम होते हैं कार्बीमाजोल, बट मैं एक लाइन में कार्बीमाजोल ही लिख रहा हूँ। वाई भी कार्बीमाजोल क्यों? बिकॉज ऑफ कार्बीमाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। So what is the drug of choice? Drug of choice is कार्बीमाजोल। ड्रग ऑफ चॉइस इज कार्बीमाजोल। कैसे काम करती है वो मैं आपको फार्मा के अंदर डिस्कस करूंगा, बस आपको तो भी याद रखना है कि कार्बीमाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, एक और ड्रग है इसके अंदर मैथीमाजोल, बट ड्रग ऑफ चॉइस मैथीमाजोल नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस इज कार्बीमाजोल। बस कार्बीमाजोल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द कार्बीमाजोल? कार्बीमाजोल्स के साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बीमाजोल कैन कॉज एग्रेनुलोसाइटोसिस, और एग्रेनुलोसाइटोसिस होगा तो इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाएगी, बिकॉज जो डब्ल्यूबीसी को कम कर देगा ये, तो ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। पहला टीएलसी काउंट कम कर देगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। जो डब्ल्यूबीसी आप खत्म कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि इन्फेक्शन की रिस्क आप बढ़ा दोगे। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि टेराटोजेनिक है। कैसा ड्रग है ये? टेराटोजेनिक इफेक्ट आता है इसका। टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या है? मदर अगर खाएगी तो बच्चे में डिफेक्ट आएगा। ठीक है, तो कैन कॉज डिफेक्ट इन बेबी इफ कंज्यूम्ड बाय मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बिकॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों? बिकॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही बेबी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं ना शुरू के 3 महीने में, दैट्स व्हाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ये दवा खाएगी तो दिक्कत है। हाँ दिक्कत तो है, तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट है किसका? कार्बीमाजोल का। और फीमेल्स में तो वैसे बहुत होते हैं हाइपोथायराइडिज्म, तो चांसेस है पूरे ग्रेट है, बहुत बढ़िया। तो पहली बात तो टेराटोजेनिक इफेक्ट आता तो है, पर आता क्या है, होता क्या है बच्चे में अगर टेराटोजेनिक इफेक्ट आना होगा? तो पहला होगा कॉर्नल एट्रेशिया। टेराटोजेनिक इफेक्ट में क्या रख सकते हो आप? कॉर्नल एट्रेशिया। कॉर्नल एट्रेशिया पीडियाट्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं रेसिपी के अंदर, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता दूं आपको, कॉर्नल एट्रेशिया के अंदर जो नाक है, जैसे कि ये तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से बाहर वाले, अंदर वाले नॉस्ट्रल्स इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, तो इंटरनल नॉस्ट्रल्स बंद रह जाते हैं, बेबी के खुलते ही नहीं। बेबी के इंटरनल नॉस्ट्रल्स क्या होंगे? बंद होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक बड़ी सिचुएशन आती है सुंदर सी। हम कैसे पता करते हैं कॉर्नल एट्रेशिया है? तो बेसिकली हम एनजी ट्यूब जब डालेंगे तो एनजी ट्यूब जाएगी नहीं आगे। एनजी ट्यूब अगर नाक में डालेंगे तो जाएगी क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ पोस्टीरियर जो साइड है वहाँ से नाक बंद है ना, बंद हो गई। दूसरी चीज़, एक बार मैंने सिनेरियो के अंदर बताया था कि जो बेबी है, मदर बोलेगी कि बेबी हमारा जब चुप रहता है, शांत रहता है, तब पूरा नीला पड़ जाता है, लेकिन जैसे बेबी रोता है तो बेबी एकदम से वापस से पिंक हो जाता है। मदर क्या बोल रही होगी? जैसे बेबी रोता है तो रोते ही तो वापस से पिंक हो जाता है, लेकिन जैसे चुप रहेगा वो क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है। नीला पड़ जाने का मतलब साइनोसिस हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है साइनोसिस? सोचने वाली बात। देखो, जब बेबी सो रहा है या फिर बेबी कुछ भी नहीं कर रहा है, बेबी शांत है, तो वो सांस कहाँ से ले रहा है? नाक से। लेकिन नाक से सांस आएगी क्या? उसको नहीं आएगी। तो क्या होगा? हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा? साइनोसिस, बॉडी नीली पड़ जाएगी। सही बात है। लेकिन जैसे बेबी रोना शुरू करता है तो वो किससे रोएगा? मुंह से। और मुंह से रोएगा तो सांस किससे लेगा? मुंह से। मुंह से सांस लेगा तो वापस से ओके हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर कॉर्नल एट्रेशिया हम वहाँ डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक्स में। अगर स्टिल में वापस आया तो मैं वापस बता दूँ। ग्रेट है, बहुत बढ़िया।
और दूसरी जो कंडीशन होती है विच इज क्यूटिस एप्लेजिया। व्हाट इज क्यूटिस एप्लेजिया? क्यूटिस से आप समझो क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब स्किन, एप्लेजिया मतलब एब्सेंट, बनी नहीं है। तो इस बेबी में स्किन नहीं बनेगी बहुत सारी जगह पे। इस बेबी में क्या होगा, बहुत सारी जगह पे ना, काफी सारी जगह पे पैची पैची सी जगह स्किन बनना ही गायब हो जाएगी, स्किन बनेगी नहीं। ठीक है, रहता है ना क्यूटिस एप्लेजिया। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हो, क्यूटिस एप्लेजिया का मतलब एब्सेंस ऑफ स्किन एट मल्टीपल साइड, बहुत सारी साइड पे स्किन एब्सेंट होगी। बाय वो जो बन नहीं रही, टेराटोजेनिसिटी है। तो कौन सी ड्रग से आता है सारी टेराटोजेनिसिटी? कार्बिमाजोल से। किससे आता है? कार्बिमाजोल से। बट स्टिल ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? कार्बिमाजोल। तो इसका मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई दूसरी ड्रग यूज करनी पड़ेगी? प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्रग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो प्रेगनेंसी के लिए हमारे पास दूसरी ड्रग है विच इज प्रोपिलथायोयूरेसिल। The drug B is propylthiouracil. So the propylthiouracil शॉर्ट में से क्या बोलूंगा? PTU। इतना बड़ा नाम है तो नहीं बोलने में आएगा, P and the T and the U. So शॉर्ट में से क्या बोलेंगे हम? PTU. PTU stand for propylthiouracil. So can I say that कि propylthiouracil is the drug of choice in case of pregnancy in the first trimester? हाँ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो ड्रग को चॉइस है विच इज पीटीयू, प्रोपिलथायोयूरेसिल। ओके, लेकिन केवल तभी जब डिजीज हुआ है ना। सो प्रोपिलथायोयूरेसिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इन फीमेल विथ ग्रेव्स डिजीज। जिन फीमेल्स को ग्रेव्स डिजीज है उन्हीं में तो दोगे ना, जिनको नहीं है उनको क्यों देना? ठीक है, ग्रेट। सो द ड्रग ऑफ चॉइस दो मैंने मेंशन करी। आई थिंक मैंने रीजन भी आपको समझाया, तो आप आई थिंक याद रख पाएंगे। तो दो ही ड्रग आपको याद रखनी, कार्बिमाजोल एंड द प्रोपिलथायोयूरेसिल। ये और अच्छे समझ में आ जाएगी जब मैं आपके साथ फार्मा डिस्कस करूंगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जब प्रोपिलथायोयूरेसिल होती है ना, वो हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है, प्रोटीन के साथ बन जाती है प्लाज्मा में जाके। तो प्रोटीन के साथ बन जाएगी तो प्लेसेंटा को क्रॉस ही नहीं कर पाती है। प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तभी तो टेराटोजेनिसिटी कॉज करेगी। जो चीज प्लेसेंटा को क्रॉस ही नहीं करेगी वो टेराटोजेनिसिटी कैसे कॉज कर सकती है? ठीक है, ग्रेट। तो अगर इसको मैं मेंशन करूँ ना, इसका इफेक्ट अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज पॉइंट चाहिए, देन आप इसको ऐड कर सकते हैं कि प्रोपिलथायोयूरेसिल इज एन हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग। और हाई प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो ये क्या होगा? प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा और देन प्लेसेंटा को क्रॉस ही नहीं करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। ग्रेट। नाउ व्हाट अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग में भी हम प्रोपिलथायोयूरेसिल यूज करते हैं फीमेल्स के लिए, क्योंकि अगेन ब्रेस्ट मिल्क में भी जा सकती है वो ड्रग, इसमें भी जा सकती है ब्रेस्ट मिल्क में, तो बेबी को डैमेज कर सकती है। तो हम चाहते ही नहीं रिस्क लेना चाहते, तो इसको भी क्या ले सकते हैं? ऑल्सो इन ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स या फिर लैक्टेटिंग फीमेल्स। जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है ना फीमेल्स, जो खुद कर रही है उनके लिए कह रहा हूँ, जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनमें भी हम कौन सी ड्रग यूज कर रहे होते हैं? पीटीयू, प्रोपिलथायोयूरेसिल। ओके, सो तो मैंने हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आपको दो ही ड्रग बताई अभी तक आई थिंक। एक मैंने कार्बिमाजोल बताया, दूसरा प्रोपिलथायोयूरेसिल। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? द ड्रग ऑफ चॉइस इज कार्बिमाजोल एंड व्हाट द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज प्रोपिलथायोयूरेसिल। आई थिंक मैं आपके इसके क्वेश्चन भी दूंगा, मैं पेपर नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं इसका क्वेश्चन दूंगा क्वेश्चन बैंक्स के अंदर। तो क्वेश्चन होगा उसमें, तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है प्रोपिलथायोयूरेसिल वाला, तो आप इसको बहुत अच्छे समझ के रखिएगा। क्वेश्चन आता है ऐसे, अगर ऐसी चीज अगर है ना टेक्निकल कोई चीज है तो उनसे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा याद रखें। ठीक है, कौन सी ड्रग टेराटोजेनिक है? तो टेराटोजेनिक है जो है वो कार्बिमाजोल है। कौन सी ड्रग है? कार्बिमाजोल है। व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? सर आपने ड्रग ऑफ चॉइस तो बता दी, क्या ट्रीटमेंट ड्रग से ही करना है? नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ये नहीं है। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? देखो ट्रीटमेंट तभी हो सकता है, दवा देके कब तक आप ठीक करते रहोगे, कब दवा देके कब तक आप T3 T4 कम करते रहोगे। ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया वो है कि आप थायराइड ग्लैंड को निकलवा दो। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज थायराइडेक्टोमी। गॉट इट? सो द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज थायराइडेक्टोमी। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन से सारी कहानी बदलेगी। सो व्हाट इज द TOC? व्हाट इज TOC? TOC मींस द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज थायराइडेक्टोमी। अब ये मैं थायराइडेक्टोमी का टॉपिक है जो अलग से पढ़ाऊंगा, थायराइडेक्टोमी वाले लेक्चर। ठीक है, कौन सी थायराइडेक्टोमी? तो टोटल करते हैं यहाँ पे,
टोटल थायराइडेक्टोमी, है ना। मतलब व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायराइडेक्टोमी इज ब्लीडिंग। थायराइडेक्टोमी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या, ब्लीडिंग होती है, बोला हुआ, ठीक है, दैट्स वाई। तो उसके लिए हम ल्यूगोल आयोडीन वगैरह यूज कर रहे होते हैं, वो मैं आपको लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, क्या ये ड्रग समझ में आ रही है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, है ना, एंटी थायराइड मेडिकेशन सबने दी, है ना। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस थायराइडेक्टोमी, सर्जिकल मैनेजमेंट, है ना। टीचर्स इसको ऐसे दिखा रहे होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, वो मेरे को समझ में कम आती है थोड़ी सी, ये लैंग्वेज आई थिंक ठीक है ना। दवाएं लिख दी, सर्जरी होगी नहीं, ये सर्जिकल मैनेजमेंट ही और क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, बस कहानी के तौर पर समझे आपसे। ओके, सो दैट वाज योर पॉइंट नंबर 5। नाउ वी कैन डिस्कस द पॉइंट नंबर 6। व्हाट इज द पॉइंट नंबर 6? पॉइंट नंबर 6 में मैं अब, है ना, देखो पेशेंट की बहुत सारी चीजें हमने मैनेज कर दी, अब मैनेज क्या करना है, पेशेंट के जो सिम्टम्स है, भाई ट्रेमर्स आ रहे हैं, पेशेंट को पैल्पिटेशंस हो रही है, पेशेंट को जो एंजाइटी हो रही है, पेशेंट को जो रेस्टिंग टैकीकार्डिया हो रहा है, उनको कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए ड्रग्स देंगे, बीटा रिसेप्टर एक्टिवेटर और बीटा ब्लॉकर्स। कौन सी ड्रग, बीटा ब्लॉकर। व्हाट बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनोलॉल। लॉल वाली ड्रग सारी बीटा ब्लॉकर्स होती है, रिमेंबर। तो यहाँ पर ड्रग यूज करेंगे क्या, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर किसके लिए, बीटा ब्लॉकर फॉर रिलीव सिम्टम्स। व्हाट सिम्टम्स, तो कौन सा बीटा ब्लॉकर हम यूज करेंगे, प्रोपेनोलॉल, प्रोप्रेनोल। कौन सा ड्रग यूज होगा, प्रोप्रेनोलॉल। कौन से रूट से, ओरल, आईवी नहीं देना, अभी आईवी जब देना होगा मैं बताऊंगा कंडीशन, प्रोप्रेनोलॉल, ठीक है। तो इससे क्या कंट्रोल होगा, कौन से सिम्टम रिलीव होंगे, ये ट्रेमर्स को रिलीव करेगा, पैल्पिटेशंस, ट्रेमर्स और पैल्पिटेशन। वाई, देखो ट्रेमर्स क्यों रिलीव हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ ये बीटा 2 को ब्लॉक कर देगा, और पैल्पिटेशन को रिलीव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ बीटा 1 को ब्लॉक कर देगा। ज्यादा क्या सिंपल है, बीटा 1 हार्ट पे होता है, हार्ट की रिसेप्टर ब्लॉक करेगा तो हार्ट रेट कम होगी, हार्ट रेट कम होगी तो पैल्पिटेशन ओके हो जाएंगे। और मसल्स पे कौन सा होता है, बीटा 2, बीटा 2 को ब्लॉक करोगे तो ट्रेमर्स जो आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे, सिंपल दैट्स इट। तो प्रोपेनोलॉल तो दोनों को ब्लॉक करता है ना, प्रोपेनोलॉल के बारे में हमने यही पढ़ा था, प्रोपेनोलॉल जो है वो नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 को ब्लॉक करता है, बीटा 2 को ब्लॉक करता है, ठीक है, ग्रेट। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रोपेनोलॉल। हमने प्रोपेनोलॉल क्यों यूज किया, बिकॉज वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेगा। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। चलो नाउ द और भी नर्सिंग मैनेजमेंट है। देखो मैनेजमेंट करने के तरीके क्या है थायराइड वाले पेशेंट के अंदर। मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर हमने मैनेजमेंट किससे किया, एक तो मेडिकेशंस दी थी, मेडिकेशन दिए, कार्बिमोजोल दिया था, प्रोपेनथायोरेसिल दिया था। मेडिकल मैनेजमेंट में तो सर्जरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई बार सर्जरी के साथ में और भी तरीके अपनाए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, विच इज नॉन एज एब्लेशन थेरेपीज, रेडियो एक्टिव एब्लेशन थेरेपीज। तो एज ए नर्स मैं इस टॉपिक को कैसे लिखाऊंगा, इस टॉपिक को मैं लिखाऊंगा कि प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एब्लेशन थेरेपी, रेडियो एक्टिव एब्लेशन थेरेपी। तो आपको उससे 2 चीजें क्लियर होगी कि मेरे एज ए नर्स मेरा काम एब्लेशन करना नहीं है, एज ए नर्स मेरा काम है पेशेंट को एब्लेशन थेरेपी के लिए प्रिपेयर करना। तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ इस लैंग्वेज को एनक्लेक्स के थ्रू कि प्रिपेयर क्लाइंट फॉर कौन सा थेरेपी, पहले लिख सकते हैं आप थायराइड एब्लेशन, ठीक है, और दूसरा टोटल थायराइडेक्टोमी तो कर सकते हैं, हाँ। तो दोनों अगर सर्जरी होने वाली है तो दोनों सर्जरी के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट द एब्लेशन थेरेपी। एब्लेशन थेरेपी को थोड़ा सा डिस्कस करूँ मैं, तो जिसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव एब्लेशन थेरेपी। सुनना ध्यान से, व्हाट इज रेडियो एक्टिव एब्लेशन थेरेपी। हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है ना थायराइड ग्लैंड है उसमें कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला देते हैं, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वहाँ पे बीटा रेज निकालता है, बीटा रेज निकलती है वहाँ से, बीटा रेज उस ग्लैंड को डैमेज कर देगी। ये तो मैं चाहता था, बीटा ग्लैंड ज़्यादा, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट हुई तभी तो सत्यानाश हो रहा था ना मेरा। तो मैं अगर ग्लैंड को डैमेज कर दूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व। ग्लैंड को डैमेज करने का तरीका है सर्जरी, तो सर्जरी के साथ रिस्क आती है, ब्लीडिंग हो जाएगी, नर्व डैमेज हो जाएगी, ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें ना। तो उसका सही तरीका क्या, बिना इन्वेजन का कोई तरीका हाँ है क्या, रेडियो एक्टिव एब्लेशन। तो रेडियो एक्टिव एब्लेशन में क्या करते हैं, आयोडीन पिला देते हैं। अब कौन सा आयोडीन, 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सफ्टान, सफ्टान यूज जो हम करते हैं विच इज आयोडीन 131। कौन सा यूज करते हैं, आयोडीन 131। मैंने क्यों लिखा आयोडीन 131 को, बिकॉज ऑफ एक और क्वेश्चन आया आयोडीन 123 के लिए। ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूँ क्या, आयोडीन 123 आइसोटोप्स होते हैं।
ये क्या I123 मतलब आयोडीन 123, ठीक है। I131 मतलब आयोडीन 131। आयोडीन 123 जो है वो यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस। अगर आपको स्कैन करना है, क्या करना है आपको, स्कैन करना है। डायग्नोसिस मतलब स्कैन फॉर थायराइड स्कैन। मैंने क्या बोला कि थोड़ी देर पहले मैंने थायराइड स्कैन लिखा था, ठीक है। एक बस नाम लिखा के छोड़ दिया, मैंने बोला इसका लेक्चर लूंगा इसमें। थायराइड स्कैन अगर करना है, थायराइड स्कैन के लिए भी आयोडीन पिलाते हैं, लेकिन थायराइड स्कैन में जो आयोडीन पिलाते हैं वो कौन सा, आयोडीन 123, ठीक है। लेकिन जो सब्सटेंस यूज करते हैं किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए जो आयोडीन यूज होता है वो आयोडीन 131, और इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। आयोडीन के लिए 131 किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और डायग्नोसिस के लिए कौन सा है, 120। कैसे याद रखेगा, देखो जांचें कराना सस्ता पड़ता है और ट्रीटमेंट कराना महंगा। तो देखो जांचें 123 रुपए की हो रही है, ट्रीटमेंट 131 रुपए का। याद रहेगा, मेरे को कैसे याद है, अब और कोई तरीका नहीं। ऑप्शन में दिख जाएगा, ऑप्शन में ये तो पहचान जाओगे कि आयोडीन 121 आ रहा है, 131 आ रहा है। आपको बस क्या ढूंढना है, 131 कि ट्रीटमेंट है तो महंगा पड़ेगा। ट्रीटमेंट महंगा कितना पड़ेगा, तो 123 रुपए का तो क्या है डायग्नोसिस, और 131 रुपए का क्या है ट्रीटमेंट। याद हो गया, सिंपल है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैंने ट्रीटमेंट कराया कितने का, 131 रुपए का, ठीक है। चल, तो ये आयोडीन 131 पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं, और पेशेंट की बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है, बीटा रेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिलीज करता है क्या, बीटा रेज। बीटा रेज करती क्या है, बीटा रेज डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड को बीटा रेज डिस्ट्रॉय कर देगा। और यही तो मैं चाहता था, यही तो मेरा टारगेट था, हो गया, मैंने अचीव कर दिया। इज दैट ग्रेट। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि जो थायराइड आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो बॉडी में डाले ना, तो ऐसे नर्सिंग वाला एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसी भी जगह जब जाते हैं तो रेडिएशन रिलीज करते हैं, सही है। कितने दिनों तक रेडिएशन रिलीज करते हैं वो डिपेंड करता है उनके टी हाफ के ऊपर, हाफ लाइफ के ऊपर। तो इसकी टी हाफ कितनी होती है, ओके। तो मान के चलो कि आज पेशेंट की सर्जरी हुई है, आज रेडिएशन एब्लेशन थेरेपी हुई, 1-2 दिन पेशेंट रूम में रहा, अस्पताल में रहा, किसी को घर भेज दिया। अब घर जाएगा तो घर के तो सारे रिश्तेदार से मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे छोटे, बिकॉज ऑफ ये कहीं 40-45 साल का कोई मेल होगा, फीमेल होगी, फीमेल होंगे तो बच्चे इसके पास खेलने के लिए आएंगे। बच्चे इसके पास खेलने आएंगे तो कैसे अलाउ करना है अपने पास बच्चों को, नहीं अलाउ करना, ये ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुने, आप लिखने के ऊपर फोकस ना करें। लिखा हुआ वर्ड बहुत सारा था। क्या बोला मैंने कि ये बच्चा, अगर ये पर्सन घर गया तो क्या इसको बच्चों को अपने आसपास आने देना, नहीं आने देना। क्या दूसरे फैमिली मेंबर्स को अपने आसपास आने देना, नहीं आने देना। इसको आइसोलेशन में रहना, आइसोलेशन में रहना। क्यों रहना, बिकॉज ऑफ इसकी बॉडी से क्या निकलेगी, रेडिएशन। इसकी बॉडी से क्या निकलेगी, रेडिएशन, बिकॉज उसको हमने आयोडीन 131 पिलाया ना सर। तो आयोडीन 131 तो रेडिएशन तो रिलीज करेगा। कब तक रिलीज करेगा, जब तक उसका टी हाफ होगा तब तक। तो टी हाफ कितना होता है इसका, 8 दिन, 7 से 8 दिन। तो हमको एज ए नर्स पेशेंट को एडवाइस करना है, पेशेंट के अटेंडेंट्स को एडवाइस करना है कि इनसे आप कितने दिन दूर रहेंगे, कम से कम 7 से 8 दिन आप दूर रहेंगे। उसके बाद कोई इशू नहीं, उसके बाद कोई इशू नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई। इनके जो बॉडी प्रोडक्ट्स है उन्हें अलग जगह डिस्पोज करेंगे, बिकॉज उनमें रेडियो एक्टिविटी होगी। रेडियो एक्टिविटी सभी के लिए डैमेजिंग होती है, नुकसानदायक होती है। रेडिएशन जो है वो नुकसान करती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये एडवाइस करनी है। और ये काम किसका हो जाएगा, एज नर्स आपका होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए हमने ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया, T1 आयोडीन 131। और आयोडीन 131 का टी हाफ कितना होता है, 7 से 8 दिन, ठीक है। ठीक है, तो आयोडीन 131 का टी हाफ कितना होता है, T1/2, टी हाफ कितना होता है, 8 दिन। ये आंसर लिखना हो तो 8 दिन, ठीक है। तो क्या करना है, सो एडवाइज द पेशेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, खासकर चिल्ड्रंस। फॉर नेक्स्ट 8 days। इजी है, आई थिंक बहुत इजी है याद रख पाना। हाँ नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दिस इज रेडियो एक्टिव एब्लेशन थेरेपी। तो आपको याद रखना है, 2 लाइनें मैंने बोली। एब्लेशन थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए तो क्या यूज करते हैं आप, आयोडीन 131। और अगर आपको डायग्नोसिस बनाना है, डायग्नोसिस के लिए क्या यूज होता है, आयोडीन 123। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं भी बोल रहा हूँ आपसे, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 है, और उसके लिए डायग्नोसिस के लिए कौन सा है, 123। जो मैं आपको थायराइड स्कैन लिखाऊंगा तो वापस आई थिंक ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। चलो, मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हमने पेशेंट की। हमने पेशेंट की डिजीज कंडीशन मैनेज कर ली क्या,
हमने पेशेंट के साइन सिम्टम मैनेज कर लिए क्या? हमने जो ट्रेमर्स, एंजाइटी, पैल्पिटेशंस वो सारी हो रही थी वो कंट्रोल कर लिया, हमने हाइपरटेंशन कंट्रोल कर लिया, ओके। देन क्या हमने पेशेंट का डिजीज कंडीशन बाय द कार्बिमाजोल और बाय द प्रोपेलथायोयूरेसिल बाय द थायराइडेक्टोमी और द एब्लेशन थेरेपी मैनेज कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सोप्थेल्मस? प्रोप्टोसिस का क्या? व्हाई द प्रोप्टोसिस इज सो इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है सर? पहली बात तो आप ये बताओ कि मेरे को इतना हो गई ना आंखें बाहर आ गई तो आगे सुन देखो एक्चुअली में ना आपकी आंखें अगर बाहर आ गई, प्रोप्टोसिस अगर है, एक्सोप्थेल्मस है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ना आंखें अगर बाहर रहेगी तो पलक उन्हें पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगी, पलक कवर नहीं कर पाएगी तो आंखें एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में रहेगी, और एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में अगर रहेगी तो ड्राई हो जाएगी, और ड्राई हो जाएगी तो उनके ऊपर हो जाएगा अल्सर, दिस इज नोन एज कॉर्नियल अल्सर, बिकॉज कॉर्निया के ऊपर होगा। तो पेशेंट को क्या कॉर्नियल अल्सर होने के चांसेस है? वाई? क्यों है? बिकॉज ऑफ वो आंखें एक्सपोज्ड है। तो एक्सपोज्ड अगर है तो वहां की जो केराटिन है उनके ऊपर आइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, दैट इज नोन एज एक्सपोजर केराटाइटिस, दिस इज नोन एज एक्सपोजर केराटाइटिस। तो एक्सोप्थेल्मस की वजह से रिस्क आ रही है। हाँ, क्या रिस्क आ रही है? एक तो एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है, डैमेज हो सकती है आई बॉल की कॉर्निया, और अगर कॉर्निया डैमेज होगी तो क्या यहाँ पर जो है अल्सर बन जाएगा, और उस अल्सर से इन्फेक्शन हो जा सकता है, और आंखें डैमेज हो सकती है, पेशेंट खराब हो सकती है आंखें। तो इसको प्रिवेंट करना जरूरी है। हाँ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? नर्स की। तो कैसे प्रिवेंट करें? तो एक्चुअली में मेरा टारगेट क्या है कि आंखें ड्राई हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि आंखें ड्राई हो रही है, तो मेरे को आंखों को नम बना के रखना है। तो आंखों को नम बना के नॉर्मली कौन रखता है? तो नॉर्मली आपकी आंखों से जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो सीक्रेशन टीयर जो है वो नम रखते हैं। कैसे? आपकी आंखें ब्लिंक करती है, तो इसीलिए आंखों का ब्लिंक करना जरूरी है। आंखों का ब्लिंक करना जरूरी है बिकॉज ऑफ जो आंखों से आने वाला जो सीक्रेशन है वो सीक्रेशन पूरी आंखों में फैल जाता है। आप आंखें थोड़ी देर खुली करके रखो, आपको जलन होने लग जाएगी। क्यों जा रही है? बिकॉज ऑफ ड्राई हो रही है ना आपकी एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में। इसीलिए तो स्ट्रोक वाले पेशेंट के ऊपर भी हम बार बार जो है उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रोक वाला पेशेंट भी अपनी पलक नहीं झपका सकता, नहीं झपका सकता, तो क्या बार बार आंखें गिली होगी? नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। इस पेशेंट के साथ भी प्रॉब्लम है। इस पेशेंट के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि आंखें एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट में, इतना ज्यादा बाहर प्रोड्यूस हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा एज ए नर्स? मेरे को पता है, कंडीशन पता है कि एक्सोप्थेल्मस है, प्रोप्टोसिस है, आंखें बाहर की तरफ है, तो एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है या फिर कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करूँ मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी समझूंगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है कि आंखें जो है, आंखों में नॉर्मली जो टीयर्स आते हैं वो उसको नम बना के रखते हैं। अब मेरे पास नेचुरल टीयर्स तो नहीं है, तो क्या मैं बाहर से आर्टिफिशियल टीयर दे दूं? तो हम बार से ड्रॉप बाय ड्रॉप उसकी आंखों में क्या कर रहे होते हैं? दिन में 5 बार 10 बार हर आधे घंटे में बार क्या डाल रहे होते हैं? आर्टिफिशियल टीयर डाल रहे होते हैं। मिथाइल सेलुलोज होता है आर्टिफिशियल टीयर, नथिंग एल्स। मैं लिखा दूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्या आर्टिफिशियल टीयर यूज करा जा सकता है? पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आर्टिफिशियल टीयर कब तक, अब रात में सोएगा तब बार थोड़ा यूज करोगे, तब क्या करें? तो उसकी आंखों को टैप करके बंद करा जा सकता है, उसकी आंखों को टैप करके बंद कर सकते हैं। दूसरा काम नहीं कर सकते, तो रात में जब सो रहा है तो पेशेंट उसकी आंखें ढकी जा सकती है, बंद करी, या फिर पैच लगा सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, टैप करके लगा सकते हैं, क्योंकि आंखें ड्राई नहीं होनी चाहिए। आंखें ड्राई होगी तो दिक्कत है डेफिनेटली। ठीक है, तो अब मैं जो अगला मैनेजमेंट लिखूंगा वो मैनेजमेंट किसका है? फॉर एक्सोप्थेल्मस। ओके, सो 8th पॉइंट इज फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्सोप्थेल्मस। व्हाट अबाउट द एक्सोप्थेल्मस? एक्सोप्थेल्मस से क्या होगा? ड्राई कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोजर केराटाइटिस, क्योंकि ये क्या कर सकता है? कैन लीड टू एक्सपोजर keratitis. So the exposure keratitis can cause ulcer, and that can cause corneal ulcer, na? So that corneal ulcer can lead to blindness and all multiple like complications and all, infections, bleeding, dry eyes, vision loss, कुछ भी हो सकता है। like बहुत आंखें ड्राई, आपने देखा होगा कि बहुत like अस्पताल के अंदर 70-75 के स्ट्रोक वाले पेशेंट की आंखें बहुत फूट जाती है, उनसे पानी आने लगता है, वो सब यही सारी चीजें। एक्सपोजर केराटाइटिस हो गया, एक्सपोज होने की वजह से केराटाइटिस हुआ, एक्सपोज हो गया ना, आंखों का आंख एनवायरनमेंट में एक्सपोज है, खुली हुई है, दैट्स व्हाई एक्सपोजर केराटाइटिस, ERATITIS केराटाइटिस। सो हम क्या कर सकते हैं? सो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सो प्रोवाइड, सो एज ए नर्स यू प्रोवाइड द पेशेंट व्हाट? आर्टिफिशियल टीयर ना, provide what? artificial tears, artificial आंसू, नकली आंसू। हाँ, बहुत बढ़िया। What are the artificial tears? Artificial tears are the composed of methyl cellulose. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है artificial tears are, रेलवे में आया था आई थिंक ये क्वेश्चन, मेरे को ऐसे प्रॉपर याद नहीं पर आया था। मिथाइल सेल्यूलोज,
मिथाइल सेलुलोज की कंपोजिशंस होते हैं, ग्रेटर, ओके। देन उसके अलावा आंखें इतनी खुली रहेगी तो जैसे कोई लाइट आती है अचानक से तो आप तो अपनी पलकें बंद कर लेते हो, लेकिन क्या इसके पलकों से पूरी आंखें ढक पाएगी? नहीं ढकेगी तो पेशेंट को फोटोफोबिया होगा, लाइट से डर लगेगा। तो उसके लिए क्या करें? काला चश्मा, ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक ग्लासेस, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ बदल में? ब्लैक या फिर डार्क ग्लासेस फॉर फोटोफोबिया। फोटोफोबिया को प्रिवेंट करने वास्ते में क्या लगाऊंगा? डार्क ग्लासेस। तो एक बार मेरी दादी का ऐसे ऑपरेशन हुआ था, तो मेरी दादी भी काफी लंबे टाइम तक ऐसे काला चश्मा लगा के डॉन बन के घूमती रहती थी। और उल्टे हाथ से हमेशा अपना चश्मा हटाती थी, कभी दोनों हाथों से चश्मा नहीं हटा पाती। देन तीसरा काम क्या कर सकते हैं सर? टेप आईलिड ड्यूरिंग स्लीपी टाइम। अरे हाँ ना करो भाई, स्लीपिंग टाइम के दौरान क्या आंखों को कवर किया सकता है, टेप करा जा सकता है, बंद करा जा सकता है? तो इन सब की वजह से क्या होगा? ये सब चीजें डिक्रीज कर देगी किसको? रिस्क को ऑफ अल्सर। इन सब की वजह से जो अल्सर का रिस्क है वो क्या हो जाएगा राजकुमार? कम हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है? अगर है तो ना करो, ठीक है। अच्छा, एक एक्सोप्थेल्मस का ट्रीटमेंट नहीं है कि कोई परमानेंट? ये तो आप कितनी देर बचा लोगे, है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर एक्सोप्थेल्मस, RX फॉर एक्सोप्थेल्मस दैट इज मिथाइल प्रेडनिसोलोन। मिथाइल प्रेडनिसोलोन क्या करेगा? स्वेलिंग कम कर देगा। और जैसे स्वेलिंग कम होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या मुझे बताओ, क्या मैंने आपको हाइपोथायराइडिज्म समझा दिया? हाँ समझा दिया। तो बोलो थैंक यू अपने आप को, इतनी देर से बैठे हो टिका के। ग्रेट, चल ओके। सो एक बार मैं फास्ट रैपिडली रिवाइज कराता हूँ जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया, जो भी आज पढ़ाया, मतलब जो भी हमने हाइपोथायराइडिज्म के अंदर पढ़ा। क्या हमने बोला कि T3 और T4 बढ़ रहा है? पर डिपेंड करेगा कि TSH कम हो रहा है या बढ़ रहा है। TSH अगर कम हो रहा है तो प्राइमरी, और TSH अगर बढ़ रहा है तो सेकेंडरी। प्राइमरी का कॉज क्या है सर? ऑटो इम्यून, तो नाम किसको दिया? ग्रेव्स का। सेकेंडरी का एडिनोमा, कौन सा एडिनोमा? पिट्यूटरी एडिनोमा। उसके अलावा प्राइमरी के और पॉसिबल कॉजेज है क्या? हाँ है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर आयोडीन बढ़ा दो, या फिर आप थायरोटॉक्सिकोसिस फेस्टाइटिस या फिर कॉज कर दो, बीफ वगैरह आयुर्वेदिक मेडिकेशन एंड और ये भी कॉज कर सकता है। बहुत बढ़िया, तो जस्ट यही सारी चीज़ें, ओके। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, इतना ही पार्ट काफ़ी है ना। बात आती है किसकी? सिम्टम्स की। साइन सिम्टम्स के लिए आप याद रख सकते हैं हिपेबेट्स। अच्छा, साइन सिम्टम आप वैसे ही बताओ मेरे को, वैसे साइन सिम्टम क्या बताओगे मुझे? हीट इंटॉलरेंस। अरे हाँ ना करो भाई, चलो। हीट इंटॉलरेंस, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा हिप। हिप मतलब HI मतलब हीट इंटॉलरेंस, ठीक है। P मतलब प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस का मतलब प्रोमिनेंट आइज, आंखें बाहर आ रही है, या फिर इसको दूसरा नाम क्या दिया था आपने? एक्सोप्थेल्मस, ठीक है। देन आप लिखेंगे वेट। V मतलब वेट लॉस होगा या गेन होगा? लॉस होगा, है ना। देन A स्टैंड फॉर एंजाइटी। देन आप लिख सकते हैं I स्टैंड फॉर इरिटेबिलिटी, ठीक है। देन आप लिख सकते हैं T स्टैंड फॉर ट्रेमर्स। दैट्स इट। इससे आप याद रख सकते हैं इसको। उसके अलावा तो डायरिया है, हाइपरटेंशन है, वो बेसिक फीचर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन भी तो है,
तो हाइपरटेंशन में लिख दो, हाइपरटेंशन में क्या बढ़ेगा, सिस्टोलिक बीपी भी बढ़ेगा और डायस्टोलिक बीपी भी बढ़ेगा। ये लिखना नहीं है, जस्ट आपको समझने वाली बात है, लिखा था आपके पास ऑलरेडी, ठीक है, ये हमने लिखा। देन हमने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट के नाम पर हमने क्या किया सर, रेडियो एब्लेशन। एक तो सर्जिकल में जो देख लेते हैं ना, एक तो हमने क्या किया रेडियो एब्लेशन। रेडियो एब्लेशन करने के लिए कौन सा आइसोटोप काम में लेते हैं, आयोडीन 131, आयोडीन 120 कितना बोला मैंने 123। ये किसके लिए यूज करते हैं, डायग्नोसिस के लिए। ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं, आयोडीन 131। कितना टी हाफ है इसका, 8 डेज, ये इंपॉर्टेंट है, 8 डेज तक प्रिकॉशंस रखने। देन उसके अलावा क्या कर सकते हैं, टोटल थायराइडेक्टॉमी, टोटल थायराइडेक्टॉमी पॉसिबल है, बहुत बढ़िया। अनदर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट मुझे बताओ, मैनेजमेंट के नाम पर क्या है, कार्बिमा, हेलो कार्बिमाजोल, ड्रग ऑफ चॉइस। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, थायराइडेक्टॉमी। बट द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मम्मी प्रेगनेंसी, तो उस केस में क्या, पीटी यूप्रोपिल थायोयूरेसिस। इज दैट क्लियर, व्हाट वाज साइड इफेक्ट ऑफ कार्बिमाजोल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेराटोजेनिसिटी कॉज करेगा, अरे हाना करो भाई, और पोएनल एट्रेसिया एंड क्यूटिन एप्लेजिया, क्यूटिस एप्लेजिया कॉज करेगा। व्हाट इज द अनदर साइड इफेक्ट इज ग्रेनुलोसाइटोसिस, प्लेटलेट का सॉरी डब्ल्यूबीसी का काउंट कम होगा तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा एंड ऑल, तो मल्टीपल रिस्क है। ग्रेट है, दैट ऑल इज हाइपरथायराइडिज्म। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ये यहाँ पे खत्म हो गया आपका हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, ग्रेट।